चलिए दोस्तों, हम आज आपको भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते हैं। उनके जीवन में कैसे घटना घटी और वो चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य कैसे बने। सूर्यगुप्त पिपली वन के शासक थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति छाई हुई थी। एक दिन पिपली वन में मगध के सैनिकों ने पिपली वन पर आक्रमण कर दिया। सूर्यगुप्त को मगध सैनिकों ने बंदी बना लिया। महारानी मुरा देवी रोते हुए ये सब देख रही थीं। सूर्यगुप्त मुरा देवी से मिले और कहा, हम तुम्हारे पास अपनी एक अमूल्य निधि छोड़कर जा रहे हैं जिसे कोई भी तुमसे अलग नहीं कर पाएगा। मगध राजा भी नहीं। मुरा देवी गर्भवती थी। निश्चित समय पर मुरा देवी ने एक प्यारे से शिशु को जन्म दिया। नन्हे शिशु का मुखड़ा चंद्रमा के समान प्रदीप्त हो रहा था। इस शुभ अवसर पर यदि वह पिपली वन में होती तो वहाँ के घर घर में खुशियों के दीप जलाए जाते, आनंद उत्सव मनाया जाता। मगर आज तो वह बंदी थीं। मगध राज नंद के अंतपुर की एक मामूली सी दासी थीं। उसने अपने पुत्र का नाम चंद्र रखा। अब चंद्र युवा हो गया तो रानी मुरा देवी ने उसे शिक्षा के लिए आचार्य चाणक्य के पास तक्षशिला भेज दिया। तक्षशिला में आकर चंद्र ने आचार्य चाणक्य के चरण स्पर्श करने के बाद चंद्र बोला, मैं पिपली वन के महाराजा सूर्यगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त हूँ। आचार्य चाणक्य ने चंद्र के रोषपूर्ण चेहरे और आँखों में उमड़ते हुए प्रसोद के शोलों को देखकर आचार्य चाणक्य को लगा कि इसी की तो उन्हें प्रतीक्षा थी। आचार्य ने चंद्रगुप्त को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। आचार्य की चिंता देखकर चंद्रगुप्त ने पूछा, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। आचार्य ने कहा, हाँ वत्स, मेरी चिंता का कारण पश्चिम दिशा से उठने वाला सिकंदर नाम का तूफान है जो निरंतर भारतवर्ष की ओर बढ़ता चला आ रहा है। उस यूनानी तूफान को हमें रोकना होगा और ऐसा तभी संभव है जब संपूर्ण भारतवर्ष के सभी राज्यों का एक बड़ा संघ बना लें और उसका एक प्रधान हो। इससे कोई भी विदेशी आक्रमणकर्ता हमारी ओर बढ़ने का दुस्साहस नहीं करेगा। सिकंदर की सेना को आता देख आचार्य चाणक्य ने मगध राजा धनानंद के पास जाकर अपनी बात कही, पर धनानंद ने अपने अहंकार के कारण आचार्य की बात नहीं मानी और उसने आचार्य चाणक्य का अपमान करके उनकी शिखा पकड़कर उन्हें बाहर ले जाने का आदेश दे दिया। तभी आचार्य ने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं नंद वंश का समूल नाश न कर दूंगा अपनी शिखा न बांधूंगा। इधर सिकंदर वाहिक प्रांत में अपने प्रमुख फिलिप को नियुक्त कर स्वदेश लौट गया। इसी बीच चंद्रगुप्त ने एक अनोखी योजना बनाई। कुछ दास दासियों के रूप में वीर सैनिकों और सुंदर वीरांगनाओं को लेकर रूप बदलकर चंद्रगुप्त फिलिप के महल पहुंच गए। चंद्रगुप्त ने फिलिप को बताया कि ये सुंदरी दासी तलवारबाजी में माहिर हैं। फिलिप ने तलवारबाजी करने की अनुमति दी। उनका नाम कर्विका है। कर्विका ने तीव्र गति से फिलिप पर आघात किया। उसकी गर्दन कटकर दूर जा गिरी। चंद्रगुप्त कर्विका के साथ यूनानी सेना से लोहा लेने सिंधु तट पहुँचे। वाहिक प्रांत के सभी जनपदों कश्मीर की सेना ने भी भरपूर सहायता की। दूसरी ओर यूनानी सेनापति दुदिमस ने अपने सभी सहयोगी राज्यों को लेकर चंद्रगुप्त के साथ भयंकर युद्ध किया, लेकिन चंद्रगुप्त की तलवार बड़ी तेजी से शत्रुओं पर वार कर विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त ने युधिमस की सेना को पराजित करने के बाद उनका नाम सफल सेनापतियों की श्रेणी में आ चुका था। अब चंद्रगुप्त ने मगध को चारों तरफ से घेर लिया। कहीं और षड्यंत्र करने के बाद भी चंद्रगुप्त ने मगध पर विजय प्राप्त कर ली। मगध पर सत्ता परिवर्तन हो चुका था। नए सम्राट के रूप में चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक होने की तैयारियां चल रही थी। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने आक्रमण कर दिया। चंद्रगुप्त तुरंत युद्ध करने जा पहुंचा। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराकर उसकी पुत्री हेलेना से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त के राज्य अभिषेक के बाद भारतवर्ष के सभी छोटे बड़े राज्य जनपद गणराज्यों को एकता के सूत्र में बांधकर एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर एक नवीन साम्राज्य की नींव डाली। उनकी राजधानी का नाम पाटलिपुत्र था। यह कहानी हमारे वीर राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थी। सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। जन जन तक ये पहुंचनी चाहिए।
जिससे हमारे देश का इतिहास हमारे बच्चों को अवश्य पता चले। जय हिंद, जय भारत, जय सभी देश के महावीर राजाओं के नाम हैं। जय भारत माता की।